क्या हम लोग शुरू कर लें? चलिए शुरू कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जावा के प्रोग्राम चलते कैसे, हाँ है ना। मैं फिर दोहराता हूं एक छोटी सी बात। ये जो टॉपिक चल रहा है ना, ये टॉपिक जावा का सबसे भयंकर का टॉपिक होता है। दिक्कत आना वाजिब है और दिक्कत आएगी तो तुरंत पूछोगे। मेरी कोई मजबूरी रही होगी इसलिए ये टॉपिक करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो ये टॉपिक मैं छोड़ देता। और एग्जाम के जो क्वेश्चंस है आप लोग ध्यान रहिएगा। इस बार मेरे हिसाब से वापस इस बार भी आपका पेपर एनलिट से या इसरो से बढ़ेगा, ठीक है ना। पिछली बार भी यही तो हुआ था। बेसिक का जो पेपर था वो सीनियर से ज्यादा टफ था। इसलिए दोस्तों थोड़ी सी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। टॉपिक मुश्किल है, तकलीफ आना वाजिब है, शर्माने की जरूरत नहीं है, तुरंत पूछ लेना, ठीक है ना। बड़े बड़े जो लोग यहाँ पर भी कई दोस्त ऐसे होंगे जो कि एक्सपीरियंस रखते हैं अपना इंडस्ट्री के अंदर, उनका एक्सपीरियंस था, उनकी भी समझ के परे है ये टॉपिक, ठीक है ना। आज भी हम लोग कोड की बात करें या नहीं करें, उससे पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जावा का प्रोग्राम चलता कैसे और क्वेश्चन क्या बनते हैं। सीधा सा खेल यही है। तकलीफ आना वाजिब है, मैं फिर दोहराता हूं, तकलीफ आएगी आएगी, पूछोगे सॉल्व हो जाएगी, नहीं पूछोगे तो वो रह जाएगी। आपको कभी बना नहीं किया मैंने किसी स्टूडेंट को भी कि मैं आपको टॉपिक नहीं समझाऊंगा। आप 10 बार पूछे, 100 बार पूछे, पूछते रहे। क्या मैं शुरू करूं? तो मुझे बताइए, जावा के प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम जब जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या आप मुझे बताएंगे जावा में सबसे पहले कौन सी फाइल बनती है? जहां पर भी तकलीफ है वहां पूछ लेना, ठीक है दोस्त। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें जावा का प्रोग्राम बनाना है। क्या बनाना है? जावा का जो प्रोग्राम है दोस्तों ये रहा। जावा के प्रोग्राम में फंक्शंस आएंगे या क्लासेस आएंगे? कितनी आ सकती है? कितने भी आ सकती। तो मैं यहां पर ले लेता हूं क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्या यहां तक ठीक है? तो एक जावा की फाइल है जिसमें 3 क्लासेस हैं। अब हमें इस प्रोग्राम को चलाना है। तो बताइए पहले इसको रन करेंगे या कंपाइल करेंगे? तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? कंपाइल। कंपाइल करने का काम जावा कंपाइलर का है ना। और जावा कंपाइलर का कमांड क्या होता है? जावा सी। ये सारे क्वेश्चंस है। जावा कंपाइलर का कमांड क्या होता है? जावा सी। अब जावा सी क्या करता है? जावा सी हर क्लास का एक कोड बनाता है जिसे कहते हैं बाइट कोड। क्या कहते हैं? जावा के प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? यहां पर ए क्लास है तो इसका क्या बन जाएगा? बाइट कोड। तो यहां बन गया बाइट कोड। मैं शॉर्ट में चलो बाइट कोड लिख देता हूं। बाइट कोड ए। क्या तीनों का एक ही बाइट कोड बनेगा या अलग अलग बनेगा? तो एक क्वेश्चन आता है कि बाइट कोड कितने बनते हैं? जितनी क्लासेस हैं। जितने भी बाइट कोड है इनको हम लोग कहते हैं जावा बाइट कोड। क्या कहते हैं? जावा बाइट कोड में जितने भी बाइट कोड बने सबके एक्सटेंशन क्या होता है? क्लास। तो चलिए यहां तक हमने कल किया था और इसके ऊपर कई चीजें लिखी थी। नंबर 1, जावा के अंदर जो बाइट कोड बनता है वो मशीन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? पहला क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन में अगर होने में तकलीफ है तो पूछ लेना। पहला क्वेश्चन यही होता है कि बाइट कोड क्या होता है? मशीन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? दूसरा, बाइट कोड कितना बनेगा? एक या जितनी क्लासेस है? 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। तीसरा, बाइट कोड के अंदर इंस्ट्रक्शन जो होगा वो सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन होगा या 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा? सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। क्या आपको मोटा मोटा सब समझ में आ गया? अब हमें इस बाइट कोड को क्या करना है? चलाना है। क्या करना है?
चलाना है, तो बताइए बाइट कोड को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जेवीएम की, है ना भाई। यहां आता है जेवीएम। अब हम लोग जो ये फाइलें बना चुके हैं इसको हम लोग चलाएंगे जेवीएम द्वारा। यहां दोस्तों ये पूरा का पूरा क्या है? जेवीएम है। क्या है ये? जेवीएम। अब जेवीएम के अंदर एक भाग नहीं है, जेवीएम खाली इंटरप्रेटर नहीं होता, इसके अंदर कई सारे भाग होते हैं। तो कल हमने यही टॉपिक किया होगा और यही से क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहला, जेवीएम कोई एक सॉफ्टवेयर है या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का समूह है? बताइए जेवीएम में पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है? क्लास लोडर। क्या होता है? यह है हमारे पास में क्लास लोडर। यह है पहला कंपोनेंट। दूसरा बताइए, यह है हमारा बाइट कोड वेरीफायर। बाइट कोड वेरीफायर। तीसरा कंपोनेंट क्या है? जावा मेमोरी स्पेस। इसी को हम लोग दिखाएंगे यहां पर। ये आपका, मैं यहां पर जगह नहीं है तो इसका नाम मैं ये लिख दूं। ये क्या है? जावा मेमोरी। ओके, और बताइए दोस्तों, यहां आता है एग्जीक्यूशन इंजन। इसका नाम क्या रखा गया दोस्त? एग्जीक्यूशन इंजन। बस इतना ही लिखवाया था मैंने। अब हमारे पास में ऑप्शनल भी होता है, कुछ चीजें ऑप्शनल है, वो भी मैं लिख देता हूं। ये तो होंगे ही होंगे जेवीएम में। और एक और चीज होती है, उसे हम लोग कहते हैं जीनी। क्या कहते हैं? जीनी। और यहां पर एक चीज है, वो है लाइब्रेरी, नेटिव। यह है पूरा डायग्राम, ठीक है ना। तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे आज। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चन निकाल चुके हैं, सब कुछ लिख भी चुके हैं। आज इसकी बात करेंगे। तो पहला चीज जो मैंने लिखवाई होगी, क्लास लोडर में से या बाइट कोड वेरीफायर में से कौन है जो बाइट कोड को लोड करता है? ये जो क्लास लोडर होता है दोस्तों, इसका काम होता है बाइट कोड को उठाना। मान लो हमें ये वाला उठाना है, तो ये सबसे पहले उठाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो क्लास लोडर का काम है बाइट कोड को उठाना और उसको लोड करना। लेकिन बोलो, लोड करने से पहले बाइट कोड उठाने के बाद, लोड करने से पहले बाइट कोड को क्या करेंगे? वेरीफाई। चेक तो कर लो पहले बाइट कोड जिस पर काम कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। बाइट कोड वेरीफायर। तो ये पूरा अपना कोड किसको दे देता है? वेरीफायर को, है ना। तो लोडर ने तो यहां से लोड उठाएगा एक एक करके, तो इसने पहला उठाया, उठाकर इसको दे दिया। इसने वेरीफाई किया, इसने देखा कि जो बाइट कोड आया वो पूरा का पूरा सही है या गलत है। नंबर 2, ये चेक करेगा कहीं सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रही, टूट तो नहीं रहा है कुछ। और तीसरा ये देखेगा एक्सेस कौन सा कहां तक चल सकता है। जैसे सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तो आपकी क्लास कहां चली जाएगी? मेमोरी में। कहां चली जाएगी? और ये मेमोरी वाला एग्जाम में आता है। यही है जिसके लिए हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। क्या यहां से मैं समझाना शुरू करूं? ठीक है। अब मुझे बताइए, कल की क्लास के अंदर हमने ये लिख लिया होगा कि जेवीएम के कुछ कंपोनेंट होते हैं, है ना। क्लास लोडर लोड करता है, वेरीफायर उसको वेरीफाई करता है। यहां तक लिख लिया। ये मेमोरी स्पेस बाकी है। चलिए आज मेमोरी स्पेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बोलिए, जावा मेमोरी स्पेस। आपको आसानी से समझ में आ जाए तो इसको मैं बोलता हूं घर, होम। क्या बोलता हूं? होम। और देखते जाइएगा। मुझे बताइए, होम जो होता है ये पूरा घर है हमारा। घर में एक शादीशुदा कपल रह रहा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। तो यहां पर है वाइफ। कौन है?
याद रखने में आसानी होगी क्योंकि ऐसी चीज आपको जल्दी याद होती है। फिर एक कौन है? हस्बैंड। फिर एक होगा हमारे पास में छोटी गुड़िया जो कि बहुत बदमाश है, ठीक है, ये गुड़िया। ये 3 लोग मान के चलिए। यहां पर कितने लोग हैं? 3। हस्बैंड है, वाइफ है, उनकी छोटी सी गुड़िया है, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या घर के अंदर सारे कमरे एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? पक्का? हर कमरा अलग अलग होता है। कुछ लिविंग रूम कहलाता है, कुछ स्टोर रूम होगा, कुछ किचन होगा। जो भी कमरे हैं हमारे घर में, सबको अलग अलग नाम दिया है। तो बोलो, जावा के अंदर जो मेमोरी होती है उसके कुछ भाग है। सबसे पहला मेथड स्पेस, क्या नाम रखा है? फिर आता है यहां पर हीप। क्या आता है? जैसे अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम हो गया, किचन हो गया, ठीक है, बाथरूम हो गया, अपना हॉल हो गया, वैसे यहां पर पूरी मेमोरी जो है बटी हुई है। अगला होता है स्टैक। क्या होता है? और एक होता है नेटिव स्टैक। क्या होता है? तो आपकी जो मेमोरी है दोस्तों, जावा जो मेमोरी लेता है, तो उस मेमोरी के अंदर कई सारे भाग हैं। पहला भाग क्या है? मेथड स्पेस। दूसरा, तीसरा और चौथा। चलो, अब घर की बात हो गई। अब बात करते हैं वाइफ की, हस्बैंड की और छोटी गुड़िया की। वाइफ जो है वो है इंटरप्रेटर। कौन है? इंटरप्रेटर। ये है वाइफ। एक हस्बैंड भी है जिसका नाम है जिट कंपाइलर। क्या नाम है? एक छोटी गुड़िया भी है जो कि बहुत शैतान है, ठीक है, उसका नाम है जीसी कलेक्टर। क्या नाम है? गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। तो घर का एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में भी आएगा, याद भी होगा। अब ये डायग्राम हम लोग बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए, जावा के पास कौन कौन सी मेमोरीज होती है? सबसे पहला क्या आता है? मेथड स्पेस। क्या आता है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। दूसरा कौन सा है? हीप। क्या आता है? स्टैक। नेटिव स्टैक। मैं पूरा लिख देता हूं, नेटिव मेथड स्टैक। क्या यहां तक ठीक है? चलिए, अब देखिएगा किस में क्या रखना है। मुझे बताइए, टॉयलेट क्लीनर कहां रखना है? किचन में या बाथरूम में? कढ़ाई, सोफा? तो आपको पता है कि कौन सा आइटम कहां रखना है। उसी तरह से हमारे पास में भी पूरी की पूरी मेमोरी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम कहां रखना है। कढ़ाई को बाथरूम में नहीं रखेंगे, समझ गए मेरी बात? अगर रख दिया तो फिर एरर है। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो जावा प्रोग्राम है उसके कई सारे टुकड़े हैं, कई सारे आइटम होते हैं जावा प्रोग्राम में, किस आइटम को किस जगह रखना है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बस हमें यही लिखना है कि साहब इसमें क्या रखा जा रहा है, इसमें क्या रखा जा रहा है, इसमें क्या रखा जा रहा है और इसमें क्या रखा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, इसके लिए एक छोटू सा प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। बोलो, जावा के फाइल के अंदर क्या होती है? क्लास। अभी आपका ध्यान यहां पर नहीं रहेगा कि कोड क्यों लिखा जा रहा है और कैसे लिखा जा रहा है, बस कोड को पहचानना सीख रहे हैं हम लोग कि सब कोड को कैसे पहचानते हैं। तो ये है क्लास एप्पल। क्या है ये? यहां लिखा हुआ है स्टैटिक। क्या लिखा हुआ है? इंटीजर ए, ठीक है। यहां लिखा हुआ है इंटीजर बी। क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है स्टैटिक हाई। क्या लिखा हुआ है? और यहां लिखा हुआ है स्टैटिक के आगे लिख देता हूं वॉइड, और यहां लिखा है वॉइड हेलो। क्या लिखा हुआ है? यहां है इंटीजर एक्स। क्या है? बोलो, स्टैटिक। चलो, यहां जरूरत नहीं है,
यहां लिखते हैं इंटीजर x। क्या लिखते हैं? करेक्ट है ना? जावा का प्रोग्राम लगभग लगभग ऐसे दिखेगा। अब इसमें यह मत समझो कि ये क्या करेगा, करना कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ पहचानना है। मुझे बताइए, और यहां पर एक और आइटम ले लेते हैं हम लोग। अब ये प्रोग्राम पूरा प्रॉपर नहीं है, बस इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखने की, किस चीज को क्या कहते हैं। बताइए, जावा कैसी लैंग्वेज है? फंक्शनल है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? अब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो ये है हमारे पास में एप्पल ए। क्या नाम है? न्यू एप्पल। इस प्रोग्राम के अंदर देखो कितनी चीजें आ गई है। मुझे बताइए, ये क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है या क्लास है? ये है क्लास। क्या है ये? इसको कहते हैं क्लास डेटा। क्या कहते हैं? आप चाहो तो उसको क्या कह सकते हो? स्टैटिक डेटा। क्या कह सकते हो? जिसके आगे स्टैटिक नहीं है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट डेटा। क्या कहलाता है? आप चाहो तो इसको कह सकते हो नॉन स्टैटिक डेटा। क्या कह सकते हो? ये है आपका मेथड। ये क्या है आपका? कैसा मेथड है? स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड का मतलब होता है क्लास का मेथड। किसका मेथड? क्लास का मेथड। सिर्फ नाम आपको याद रखना है कुछ टाइम के लिए, जिसको हम लोग स्टैटिक मेथड भी कहते हैं। बोलो, इसका नाम जो है, बोलो, ये होता है ऑब्जेक्ट मेथड। क्या होता है? जिसके आगे स्टैटिक नहीं होता वो ऑब्जेक्ट से जुड़ जाता है, जिसको हम लोग कई बार कहते हैं बिना स्टैटिक वाला। स्टैटिक का मतलब क्लास से होता है। किससे होता है? बोलो, ये जो वेरिएबल है ये है लोकल वेरिएबल। क्या है? और ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? अभी प्रोग्राम बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि इसको समझना बहुत कठिन है आपके लिए। तो मैं थोड़ा सा यहां से लिखूंगा, थोड़ा वहां से लिखूंगा। बस आप एलिमेंट याद रखो कि जावा के प्रोग्राम के अंदर क्लासेस होती है और क्लासेस में ये आइटम आ सकते हैं, है ना? और ये सारे आइटम हमें सेट करने पड़ेंगे कि कौन सा आइटम कहां जाएगा, यहां कौन सा जाएगा, यहां कौन सा जाएगा। इसलिए ये आइटम के नाम याद होने चाहिए हमें। क्या यहां तक ठीक है ना? ये कैसे लिखा हुआ ये मायने नहीं रखता, बस आप ये लोग ये देखते रहिए कि यहां पर कितने सारे आइटम है ना? ये मत देखो, काला वाला मत देखना, अपन को रेड वाला देखना है। तो बताइए, एक क्लास के अंदर या जावा के प्रोग्राम के अंदर क्या क्या हो सकता है? शुरू करें बोलना। इसको मैं बोल दूं क्लास का स्ट्रक्चर या ढांचा। इसको कहते हैं क्लास का स्ट्रक्चर या ढांचा, या इसको कहते हैं क्लास की जानकारी, मेटा डेटा। क्या कहते हैं? तो जावा के प्रोग्राम के अंदर कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? एक मकान के अंदर कितने आइटम आ सकते हैं? वो सारे आइटम यहां पर है। अब इन आइटम में से, जैसे मान लो हम लोग शॉपिंग के लिए गए, हमें पता है कि घर में ये आइटम आते हैं। इनमें से कुछ आइटम हमें किचन में रखने हैं, कुछ बेडरूम में रखने हैं और कुछ हमें बाथरूम में रखने हैं। आप समझ गए ना? तो आइटम पता तो चले पहले आइटम कितने हैं यहाँ पर। तो बताइए, पहला आइटम क्या है? क्लास की जानकारी। बोले तो क्लास का ढांचा क्या है, क्लास पब्लिक है या नहीं है, आगे पब्लिक भी लिख सकता हूं मैं। तो सब कुछ क्लास की जानकारी है। फिर और बताइए, क्लास का डेटा, और एक और क्या है? क्लास का मेथड। फिर एक क्या है? और दूसरा, और एक क्या है? और एक क्या है? ऑब्जेक्ट। ये कुछ कुल मिलाकर हमारे घर में आने वाले सामान है, और इन सामान को अपने अपने कमरे में रखना है। मैं बस आपको यही बताऊंगा कौन सा सामान किस कमरे में रखेंगे हम लोग। क्या यहां तक ठीक है? चलिए रखना शुरू करते हैं। बोलो, मेथड स्पेस में क्या क्या रखा जाएगा? चलिए बात करते हैं हम लोग। आप सभी लोग यहां रहते ही हैं, और मेरे हिसाब से सब लोग जो सोते हैं वो रूम में सोते होंगे, बाथरूम में तो कोई नहीं सोता। क्या पता कोई लड़ाई वड़ाई हो गई हो। ठीक है, तो मुझे बताइए, अपना जो लिविंग रूम है जहां हम लोग रहते हैं, है ना, उसमें क्या क्या आइटम आते हैं? बेड वही होगा लिविंग रूम में, और जिसके पास बेड नहीं है, अभी जो रूम पर रह रहे हैं, वो चटाई भी वही होगी। और पानी की मटका कहां पर रखा हुआ आपने? सब उसमें ही है क्या? बहुत गजब के मकान है। ठीक है, तो आपके पास में जो मकान है उसमें तो एक ही कमरा है। तो बोलो, सबसे पहले मेथड स्पेस में
ठीक है, मेथड स्पेस में क्लास की चीजें जाएगी। मोटा मोटा मैं बताऊं इसमें क्या जाती है, क्लास की चीजें। अब मुझे बताइए क्लास की चीजें कौन कौन सी है। क्लास का स्ट्रक्चर या क्लास का मेटा डेटा कहां जाता, किस मेमोरी में जाता है। और बताइए दोस्त, क्लास के मेथड, है ना, ठीक है। और क्या जाते हैं, क्लास के डेटा। और क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता, डेटा क्या होता है, क्लास का डेटा, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक डेटा। क्या कहते हैं, तो क्लास से जुड़ी हुई तीनों चीजें आ गई। और यहां पर एक चीज और आती है, ऑब्जेक्ट मेथड। क्या आता है, ये सारे आइटम यहां रखे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि जावा में जो मेमोरी, जो आपके मेथड स्पेस है, उसमें आपको क्या रखना है, मेथड रखना है। क्या रखना है, क्लास का मेथड भी है और ऑब्जेक्ट का मेथड भी है। नंबर 2, यहां पर क्लास का डेटा भी रखते हैं, जिसको स्टैटिक डेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और एक रखा जाता है क्लास की जानकारी, कि क्लास का नाम क्या है, वो पब्लिक है या क्या है, ठीक है, ये रखा जाता है। तो बताइए क्या पहले रूम के अंदर जो सामान है आपको याद रहेंगे कि पहले रूम में क्या क्या सामान रखना है। नाम मेथड है, तो यहां पर सारे मेथड आएंगे। याद रखना, नाम क्या है इस रूम का, मेथड। तो आपके यहां पर जितने भी नाम लिखे हुए मेथड, एक तो यहां लिखा हुआ है मेथड, एक ये लिखा हुआ है, ये दोनों डाल दो, एक ये डाल देना, करेक्ट है। और क्या बचा हुआ है, ये डाल देना। ये तीनों चीजें वहां आएगी इस रूम में, ठीक है। क्या यहां तक ओके दोस्त, पक्का। अब आते हैं हीप। बोलो, हीप में केवल और केवल ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां क्या रखा जाता है, और साथ साथ बोलो ऑब्जेक्ट डेटा। यहां पर दो चीज होती है, खाली ऑब्जेक्ट की चीजें। तो बताइए हीप में क्या होता है, एक बार इसको अच्छे से समझ लो, इसके बाद में मैं आपको कुछ वर्बली क्वेश्चन पूछूंगा, कहो तो इंटरनेट से निकाल के आपसे पूछ लूंगा। क्योंकि ये जो चीज आप लोग समझ रहे हैं ना दोस्त, ये ना तो किसी किताब में पढ़ी, ना किसी कंपनी में सिखाई गई आज तक, और नहीं सिखाई गई। तो आप कहते हो सर हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कोड करना है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आप लोग अच्छे कोड नहीं लिख सकते बिना इसको समझे हुए, ठीक है ना। जब आप ये पूरा आर्किटेक्चर समझ जाएंगे तो आप जावा के अंदर बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आती है हमें। तो बताइए हीप ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है। हीप क्या है, एक्चुअली में हीप मेमोरी है। क्या नाम है इसका, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट को किस जावा की किस मेमोरी में रखा जाता है, हीप। सबसे टॉप क्लास का क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही बना है एग्जाम में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यही आता है एग्जाम में कि ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है। तो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, हीप मेमोरी में। अगला कौन सा है, स्टैक। अब बताइए ये दोनों चीजें कहां चली गई, हीप में। अब बचा क्या है, तो लोकल वेरिएबल कहां रखे जाते हैं, स्टैक में। यहां रखे जाते हैं लोकल वेरिएबल। क्या रखे जाते हैं दोस्त, साथ साथ बोलो, मेथड कॉलिंग। मेथड बोलो तो फंक्शन कॉलिंग, और टेम्परेरी रिजल्ट। टेम्परेरी रिजल्ट क्या होता है, ये तो मैं आराम से समझा सकता हूं आपको। बताइए ए का मान कितना है, 9। तो पहले बताइए कौन सा प्लस होगा, 2 + 3 होगा या 3 + 4 होगा। तो कंप्यूटर कभी भी दो गणना एक साथ नहीं करता। तो वो कैसे काम करता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले वो इस इक्वेशन को पढ़ेगा और ऐसे काम करेगा। पहले बनाएगा टेम्परेरी वेरिएबल। क्या बनाएगा, फिर वो बनाएगा ए, ऐसे करता है वो काम। तो बताइए इनका आंसर कितना आया, 5 किस में डालेगा, जो भी टेम्प में है उसके साथ में क्या जोड़ देगा, 4। तो ये लाइन हमारा प्रोग्राम ऐसे समझता है। तो जब हम लोग जनरली ये बोलते हैं पहले ये जोड़ो 5 बनेगा, तो 5 बनेगा तो कहीं ना कहीं रखोगे ना, रखोगे तभी तो उसके साथ 4 जोड़ पाओगे आप लोग।
तो ये कहां रखा जाता है? आपको कैसे बीच में कुछ टेम्परेरी स्पेस होगी, ये आपका कहां रहता है? स्टैक में। कहां रहता है? स्टैक में रहता है। तो ये भी चीज आपकी बनती रहती है। ये सी में भी होता है, हर लैंग्वेज में यही होता है, क्योंकि कंप्यूटर एक साथ 2 ऑपरेशन चला नहीं सकता। तो जब एक गणना कर लेता है तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं रखता है, ताकि आगे वाली गणना के साथ ही कर सके। तो बताइए, इनमें से पहले कौन सी गणना होगी? 3 इंटू, ये कहीं ना कहीं तो रखेंगे 15, और जहां भी 15 रखेंगे उसके साथ क्या जोड़ देंगे? 2। तो टोटल आंसर कितना आएगा? ऐसे सोल्व होता है। तो ये 15 कुछ टाइम के लिए जहां पड़ा था, बाद में इसकी जरूरत नहीं थी हमें। तो बताइए, ये जो है वो क्या है? टेम्परेरी रिजल्ट। आप इसको इंटरमीडिएट रिजल्ट कह सकते हो, ठीक है। नहीं कर सकते। पहले 2+3 हो ही नहीं सकता। कोडिंग का नियम है जो कि गणित का नियम को फॉलो करता है। गणित का नियम कहता है कि प्लस से पहले हमेशा क्या हो? बोर्ड मास। ये गणित का नियम है हमारा, वो भी इसको यूज करता है। चलिए, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो बताइए, क्या सारे आइटम कवर हो गए? तो इसमें क्या आएगा? ये वो खाली रूम है जिसकी चर्चा करेंगे बाद में। चलिए वापस शुरू हो जाते हैं। देखता हूं आपको कितना याद है। जावा के अंदर कंपाइल करने के बाद में जो कोड बनता है क्या कहलाएगा? मेरे प्रोग्राम में 3 क्लासेस हैं, तो बाइट कोड कितने होंगे? 3 बाइट कोड होंगे। बाइट कोड को उठाने की जिम्मेदारी किसकी? क्लास लोडर के बाद में बाइट कोड किसको दिया जाता है? सब कुछ वेरीफाई वगैरह हो गया तो सारी चीजें अब चलानी है, तो पहले हमें मेमोरी में रखनी पड़ेगी, हाँ है ना? तो पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही आया, ऑब्जेक्ट किस मेमोरी में बनाए जाते हैं? लोकल वेरिएबल कहां बनाए जाते हैं? स्टैटिक वेरिएबल कहां बनाए जाते हैं? क्लास के वेरिएबल कहां बनाए जाते हैं? मेथड। क्या आपको ये तीनों कमरे समझ में आ गए? ठीक है, अब हमारा ये स्पेस समझ में आ गया। एक लास्ट वाला कमरा छोड़ रखा हमने, वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हमें जीनी समझ में नहीं आएगा, JNI। तो जब मैं जीनी की बात करूंगा, एक्स्ट्रा, ये जीनी एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर, जिट और जीसी की। अब आपको पता चल गया कि कौन सा सामान किस रूम में रख दिया। अब आते हैं और समझते हैं एग्जीक्यूशन इंजन को। किसको समझते हैं? इस इंजन में, बोलो, इस इंजन में, एग्जीक्यूशन इंजन में, एग्जीक्यूशन इंजन में चलाने वाले भाग में नंबर 1 पर कौन है? इंटरप्रेटर। क्या है? नंबर 2 पर कौन है? जिट कंपाइलर। क्या है? और नंबर 3 पर कौन है? गार्बेज कलेक्टर। चलो, आप में से कई लोग शादीशुदा है, ठीक है, तो वो लोग जरूर आंसर देंगे। जो लोग कवार हैं वो चुपचाप बैठे रखें और समझिए शादी के बाद में क्या होता है। ठीक है, हाँ वो तो है, ये मैं एग्री। ये है दोस्तों किचन। क्या है ये? ये किचन है। ध्यान से सुनना, सिनेरियो में आपको बता रहा हूं। किचन में सीन लगा हुआ है, हाँ ना? अब हुआ ये है कि किचन के अंदर एक डब्बा पड़ा है, छोटू सा डब्बा, 1 किलो का। 1 किलो का डब्बा कितना बड़ा होता है? इतना सही होता है, ठीक है। और एक पड़ी है गैस की टंकी। क्या पड़ी हुई है? सिलेंडर, गैस की सिलेंडर, जो कि करीबन करीबन भरा हुआ है। ये दोनों फर्श पर पड़े हुए हैं, हाँ है ना? ये कितने किलो का है? 5 किलो। अरे कौन से कुछ शादीशुदा आदमी क्या वो रूम में 14 किलो तो गैस आती है, लल्ला 20 किलो का है वो, हाँ है ना? अब ये दोनों फर्श पे पड़े। सुनो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। यहां पर है वाइफ, ये है सोफा। ये क्या है? ये सोफा है, और सोफे पर आराम कौन फरमा रहा है? ये है हस्बैंड।
ये फरमा रहे, अब ध्यान से सुनना हो, मेरा एग्जाम्पल मत लो, ये आउट हो गया वीडियो तो लेने के देने। चलिए, होना क्या है, जैसे ही ये वाइफ यहां किचन में आती है, इसके सामने दो सामान है, इसको ये दोनों उठाकर रखने ऊपर की तरफ, है ना। पहले इस वाइफ ने चारों तरफ नजर घुमाई कि कौन कहां बैठा, तो इसको पता चल गया ये यहां बैठा हुआ, क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। क्या चला रहा है? अब मुझे बताइए, सामान्य तो जनरल केस है, अब इसको दोनों सामान रखने हैं, ईमानदारी से बताइए क्या ये जो है वाइफ क्या दोनों सामान रखेगी? कौन सा सामान रखेगी? 1 किलो वाला रखेगा। नहीं है, जिसने यहां से दिया क्या वो सब समझ गए? तो जो छोटा सामान है उसको ये वाइफ जो है उठाकर यहां रख देगी। अगर घर में कोई नहीं होता तो ये भी रख दिया जाता था, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो तो भैया टाइम पास कर रहा है, तो मुझे बताइए टंकी को कौन उठाएगा? अरे मेरा नाम क्यों ले रहे हो मुझे? अब ये जो है ये टंकी को उठाकर यहां रखेगा, हाँ या ना? यही है इंटरप्रेटर। क्या है ये? और ये क्या है? जिट कंपाइलर। क्या है ये? बोलो। इंटरप्रेटर जब कोड को संभाल नहीं पाता, इससे हम लोग कहते हैं हॉट कोड। क्या कहते हैं? कभी कभी प्रोग्राम में बहुत गर्म वाला कोड आ जाता है ना, तो इंटरप्रेटर इसको नहीं चलाता। इंटरप्रेटर फिर उस केस में जब हॉट कोड आ गया, उस केस में इंटरप्रेटर की बजाय इसको चलाने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? जिट कंपाइलर की। पर मैं फिक्स नहीं कहूंगा कि जावा का हर प्रोग्राम इंटरप्रेटर चलाएगा, नहीं। जावा का हर प्रोग्राम जिट चलाएगा, नहीं। कभी कभी हो सकता है कि जावा का पूरा प्रोग्राम, अगर ये मान लो पूरा एक ही प्रोग्राम है, तो ये कौन चलाएगा? मान लो ये ही पूरा एक ही प्रोग्राम है, तो कौन चलाएगा? जिट। और अगर ये दोनों है तो आधा ये चलाएगा और आधा ये चलाएगा। लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जावा की प्रोग्राम इंटरप्रेटर चलाता है ना? ये किताबों में लिखा है, लेकिन जब आप लोग जेवीएम चेक करते हो, क्या चेक करते हो? तो जेवीएम के अंदर साफ साफ लिखा है कि इंटरप्रेटर जावा के सब कुछ कोड चलाने में सक्षम है, लेकिन जब हॉट कोड आएगा, मतलब भारी कोड आता है, उस केस में वो कोड किसको दे दिया जाता है? जिट को। अब जिट कंपाइलर जो है वो आगे अपना काम करवाता है सीधा सीपीयू से। किससे करवाता है? तब इंटरप्रेटर का रोल खत्म हो जाता है। तो क्या आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं एग्जीक्यूशन। बोलो। जावा के प्रोग्राम को जावा के बाइट कोड को जो मेमोरी में है को इंटरप्रेटर एक साथ चलाता है या लाइन बाय लाइन चलाता है? लाइन बाय लाइन चलाता है। क्या यहां तक ओके? अब आता है जिट कंपाइलर। क्या आता है? इसका नाम क्या है? जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम का मतलब है हाथों हाथ। क्या है? जब हमारा इंटरप्रेटर चेक कर रहा है, इसका कोई रोल नहीं था, ये बैठा था, जब इसने चेक किया कि ये तो मैं उठाकर रख सकता हूं पर मैं ये उठाकर नहीं रख सकता, तो हाथों हाथ इसको किसने बुलाया? जिट को, जो कि आराम कर रहा था सोफे पर। वो सोफे वाले को डिस्टर्ब नहीं करता अगर यहां पर कोड छोटा होता, पर जैसे ही उसने पता चला कि कोड बहुत हैवी है, तो ये हाथों हाथ किसको बुलाएगा? जिट को, कि सुनो, कि हाँ आ जाओ, उठाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर मान लो यहां पर 1-1 किलो के 2 डब्बे होते तो जिट को कभी आवाज नहीं लगाई जाती। इसका मतलब जिट कभी हमेशा चलता नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तभी इसको बुलाया जाता है ना? इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? जस्ट इन टाइम। जब जरूरत हो तभी बुलाओ, नहीं तो रहने दो। जब जरूरत है तभी बुलाओ। अरे नहीं, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं बांटने। यहां से मैं आपको बताऊंगा, आप जो भी ज्ञान बांट रहे हैं वो सबको पास में ऑलरेडी भरा पड़ा है। दिक्कत तो ये है। तो बोलो। जब जावा में हॉट कोड आता है, हैवी कोड आता
है ना। हेवी कोड मतलब बहुत ही लेंथी, जैसे कि मैं एक लूप चला रहा हूं 1 करोड़ टाइम। कितने टाइम? 1 करोड़ बार मैं कोई लूप चला रहा हूं। लूप को हम लोग 10 बार चला सकते हैं, 5 बार चला सकते हैं, आपको सबको पता है ना लूप चलते हैं। अगर लूप को उम्मीद करो कि 1 करोड़ बार टाइम चलाना है, तो उस केस में ये अपने हाथ खड़ा कर लेता है इंटरप्रेटर, कहता मुझसे तो ना चल रहा है। उस केस में किसको बुलाया जाता है? जिट को। तो जब जावा में, ये हमेशा निकलता, ये इसकी कंडीशन है, बोलो, जब जावा में हॉट कोड, हैवी कोड, बड़ा कोड आता है, तब जिट कंपाइलर काम करेगा। इसका मतलब इसकी हमेशा जरूरत नहीं पड़ती, जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी तब इसको हाथ बुलवाया जाएगा। ये है जस्ट इन टाइम। क्या है ये? क्या यहां तक ठीक है? ठीक है। तो इस डायग्राम में हस्बैंड आ गया, वाइफ आ गई, अब ये है छोटी गुड़िया। ठीक है, ये सबसे शैतान है। इस गुड़िया को पता है कि किचन के अंदर कुछ टॉफीज पड़ी है। क्या पड़ी है? अब ये गुड़िया बार बार पूछती है इससे और इससे, आप खाओगे टॉफी? नहीं खाओगे तो मैं खा लूं। यही होता है मेरे घर में, तो यही होता है मेरे घर में। मैं जब कुछ लेके जाता हूं तो सबको दे देता हूं कि ये तेरा, ये तेरा। लड़का भी है, एक लड़की भी है, गुड़िया। अब गुड़िया क्या खुद की तो फट से खा लेती है और मेरे पास आके खड़ी हो जाती है, पापा आपको खा ली? मैंने कहा नहीं। बोले नहीं भारी तो मुझे दे दो, मैं खा लेती हूँ। मैं कहता नहीं मुझे भारी है, मैं बाद में खाऊंगा, खाने खाने में कि खराब हो जाएगी, चीट आ जाएगी, मुझे दे दो, बाद में वेस्ट हो जाएगी। यही गुड़िया है जीसी। क्या है ये? गार्बेज कलेक्टर। ये बार बार चेक करता रहता है मेमोरी के अंदर, अरे कोई फ्री है तो मैं खा लूं, कोई नहीं यूज कर रहा है इस आइटम को तो मैं यूज कर लूं। तो जीसी का काम यही है, ये बार बार मेमोरी चेक करता है और हर चीज को पता लगाता है कि इसमें से फ्री कौन पड़ा है, आगे किसका काम नहीं है। जिसका काम नहीं है वो उसको जीसी उठा लेगा और फ्री कर देगा मेमोरी, ताकि लोड कम हो जाए। क्या हो जाए? लोड कम हो जाए। तो क्या आपको जीसी के बारे में पता चल गया? तो जीसी तो समझना बहुत आसान है। ये आपके प्रोग्राम को बार बार पूछता रहता है कि काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो भाई मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। खाने का मतलब उस मेमोरी को मैं फ्री कर देता हूँ, ताकि हमारा प्रोग्राम कम से कम मेमोरी खाएगा और जितनी कम खाएगा उतना तेज चलेगा। तो बोलो, यह अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट या रिमूव करता है। अनयूज ऑब्जेक्ट, अनयूज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्बेज। क्या बोलते हैं? को कलेक्ट करता है, पर कलेक्ट अच्छा नहीं रहेगा, रिमूव करता है। क्या करता है? ताकि मेमोरी क्या रहे? खाली। क्या रहे? खाली। क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई? अब वापस चलते हैं, पूरी चीज एक साथ समझते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और एक एक चीज भरेंगे हम लोग, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले जावा का प्रोग्राम बनाया तो एक्सटेंशन क्या? जावा के प्रोग्राम में कितनी क्लासेस? जावा के प्रोग्राम को पहले रन करेंगे या कंपाइल? कंपाइल का कमांड। जब जावा से कमांड चल जाएगा, जावा का प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, तो कंपाइल होने के बाद में बनता क्या है? जिसका एक्सटेंशन। इस प्रोग्राम के हिसाब से कितने बाइट कोड बनेंगे? 3 बाइट कोड। ठीक है। बाइट कोड को यहां से उठाना किसकी जिम्मेदारी? क्लास लोडर ये बाइट कोड उठाकर किसको देता है? सब कुछ वेरीफाई होने के बाद में जो भी हमारा कोड में आइटम थे, इस कोड में आइटम क्या क्या हो सकते हैं? क्लास हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका स्टैटिक डाटा हो सकता है, ये सब चीजें इस कोड में है। तो ये क्या करता है? जो जो चीजें इस कोड में है उनको अपने अपने रूम में सेट करता है। तो मुझे बताइए, मेथड स्पेस में क्या क्या सेट होता है? क्लास की जानकारी बोले तो क्लास स्ट्रक्चर बोलो, क्लास जानकारी बोलो, या क्लास मेटा डेटा बोलो। नंबर 2, क्लास का मेथड जिसको स्टैटिक मेथड भी कहते हैं। नंबर 3, क्लास का डेटा जिसको स्टैटिक डेटा भी कहते हैं। चौथा, ऑब्जेक्ट का मेथड। क्योंकि इसका नाम मेथड स्पेस है तो आपको सारे मेथड, चाहे ऑब्जेक्ट को, क्लास को, यहां रखने पड़ेंगे और साथ साथ क्लास की चीजें। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? फिर दूसरा आइटम है ऑब्जेक्ट। क्या है? ये क्वेश्चन सबसे फेमस है कि जावा में ऑब्जेक्ट किस मेमोरी में रखा जाता है? हीप में।
लोकल वेरिएबल कहां रखे जाते हैं? स्टैक में। टेम्परेरी वेरिएबल कहां रखे जाते हैं? स्टैक में। ठीक। अब आया इंटरप्रेटर। जावा के प्रोग्राम को चलाता कौन है? जब इंटरप्रेटर प्रोग्राम चलाता है तो सब कुछ ठीक है। इंटरप्रेटर जब बड़ा कोड आता है तो इंटरप्रेटर बहुत ही स्लो हो जाएगा। उस केस में इंटरप्रेटर किसको आवाज देगा? हाथ तो आज जिट को बुलाएगा। जिट केवल एक ही चीज के लिए बना है, हैवी कोड के लिए, जिसको हॉट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये जो हॉट कोड है उसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी? जिट की। और साथ साथ में एक है जीसी। जीसी जो है वो क्या करता है? गार्बेज कलेक्ट करता है, ताकि आपकी मेमोरी ज्यादा भरे नहीं, फटाफट खाली होती रहे। क्या आपको ये समझ में आ गया? ठीक। तो बोलो, मेथड स्पेस में क्लास की जानकारी, क्लास का बेटा डेटा होता है, क्लास मेथड होते हैं। तो बोलो, क्लास मेथड को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? स्टैटिक मेथड। दूसरा, क्लास डेटा भी होता है, तो इसको हम लोग किस स्टैटिक डेटा, इसको स्टैटिक डेटा भी कहते हैं। तो याद रखो, स्टैटिक शब्द किस से जुड़ा हुआ रहता है? क्लास से। और साथ में कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट मेथड। ये बहुत आसान है। हीप मेमोरी में क्या होता है? और ऑब्जेक्ट का डेटा। क्या यहां तक ठीक है? स्टैक में क्या होता है? लोकल वेरिएबल। क्या यहां तक ठीक है? ठीक है। अब नेटिव कोड की बात मैं आपको बात में समझाता हूं। एग्जीक्यूशन इंजन समझ लेते हैं। एग्जीक्यूशन इंजन में सबसे पहले कौन होता है? जावा के बाइट कोड को कौन चलाता है? इंटरप्रेटर। लाइन बाय लाइन चलाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिट कंपाइलर, फुल फॉर्म जस्ट इन टाइम। ये कब काम करता है? अब एक लाइन और लिख रहा हूं, बोलो। जिट कंपाइलर बाइट कोड का हैवी कोड। बाइट कोड में कुछ हैवी कोड आता ना, ये तो जिट कंपाइलर बाइट कोड को नेटिव कोड में बदलता है। नेटिव कोड बोले तो असेंबली कोड। तो साथ साथ बोलो, जिट कंपाइलर, क्योंकि इसी कंपाइलर ही तो है ये खुद कभी नहीं चलाता। देखो ये कैसे चलाता है, आपको पूछना चाहिए था। सर कंपाइलर है तो कंपाइलर मरीज को चला नहीं सकता, तो जिट कैसे चला रहा है? तो जिट क्या करता है, जो भी बाइट कोड है जिसमें हॉट कोड आ गया है उसको वो किस में बदलता है? नेटिव कोड बोले तो असेंबली। बोलो, जिसे बाद में सीपीयू द्वारा चलाया जाता है। तो जिट कंपाइलर जो है दोस्तों, जिट एक तरह का कंपाइलर है और दुनिया का कोई भी कंपाइलर रन नहीं कर सकता। तो जिट ने क्या किया है? जिट ने जो हैवी कोड था उसको नेटिव कोड में बदला। नेटिव का मतलब होता है असेंबली कोड, और उस असेंबली कोड को किसको दे देता वो? तो सीपीयू चलाएगा सीधा। अब इंटरप्रेटर का कोई रोल नहीं रहेगा, इंटरप्रेटर का कोई डिसीजन नहीं रहेगा। तो हैवी कोड को कौन चलाता है? ये। तो जिट कंपाइलर खुद तो चला नहीं सकता, तो ये हमारा जो भी हैवी कोड वाला, जिस बाइट कोड, ऐसा बाइट कोड जिसमें हैवी कोड था, उसको किस में बदलेगा? नेटिव कोड में। और उसको किसको दे देगा? सीपीयू को। और ये तो बहुत आसान है। यह अनयूज ऑब्जेक्ट बोले तो गार्बेज को क्या करता है? रिमूव करता है मेमोरी से, ताकि मेमोरी खाली से खाली रहे। क्या आपको इतने आइटम समझ में आ गए? अब एक और बच्चा हुआ है, ये है जीनी। क्या है ये? JNI। क्या है ये? चलिए इसकी पहले प्रॉब्लम समझते हैं। JNI क्यों आया है? वैसे ये हर बार काम नहीं करता, ये कभी कभी काम करता है। देखो हुआ ये कि ये है जावा का प्रोग्राम। क्या है? मान लो जावा के प्रोग्राम, जैसे कि ये मैं मान लेता हूं VLC प्लेयर है, एक म्यूजिक प्लेयर है ना भाई, सॉफ्टवेयर है। अब इसको गाना बजाना है। क्या बजाना है? तो जितने भी म्यूजिक प्लेयर आप लोग चलाते हो, जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, वो सब किस में बने होते हैं? जावा में। अब इस प्लेयर को चाहिए स्पीकर। क्या चाहिए? ये है हमारा स्पीकर। स्पीकर बोले तो हार्डवेयर। हार्डवेयर को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? OS की। किसकी होती है? OS किस में होता है? C++। तो देखो, मान लो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जहां जावा के प्रोग्राम को किससे बात क्या यूज करना है?
तो जावा का प्रोग्राम हार्डवेयर तो चला नहीं सकता, चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो कि किसमें लिखा गया है? सी सी प्लस प्लस। तो जावा प्रोग्राम कभी कभी सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम से बातचीत करता है, कभी कभी, हर प्रोग्राम नहीं करेगा। बोलो, जावा के कुछ प्रोग्राम कभी कभी सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम से बात करते हैं। और वो कौन सा प्रोग्राम होता है? ओएस, ताकि जावा किसको चला सके? तो बोलो, जावा के प्रोग्राम को सी और सी प्लस प्लस से बात करवाने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? जीनी की। तो जीनी जो होता है वो यही करता है। इसका मतलब जीनी हमें हर बार नहीं चाहिए, इसीलिए कई जावा जेवीएम के जो अलग अलग डायग्राम्स होते हैं उसके अंदर ये था ही नहीं, ये जीनी के कोई जिक्र नहीं करते लोग, ठीक है ना? कोई एग्जाम में भी नहीं आता, तो मैंने कहा चलो ये एक छोटा सा लाइन है, एक लाइन का ही है जीनी, इसको समझा देते हैं। अब ये जो चीजें होती जीनी, तो जीनी करता कैसे काम है? जीनी बात करता है सी और सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी से। किससे बात करता है? आपने कभी ये सब सुना है? और ये लाइब्रेरी किसकी होती है? सी प्लस प्लस की। तो जीनी एक्चुअली में इससे बात कर रहा होता है। मतलब यूं समझिए, मैं जावा के अंदर सी का कोड चलाना चाहता हूं, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? जीनी का, ताकि जावा के अंदर। अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने एपीआई नाम का शब्द सुना है? एपीआई, एपीआई का मतलब है माध्यम। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी ऐप यूज करते हैं और उसमें आप पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट मेरी ऐप नहीं मांगता। मेरी ऐप क्या करता है? वो आपको रीडायरेक्ट करता है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर। हाँ है ना? ये हर ऐप यही करती है। तो एक्चुअली में जो ये मेरी ऐप है उसमें पेमेंट के लिए मैंने एक और जोड़ रखा है, फोन पे। क्या जोड़ रखा है? अब ये जो फोन पे है और मेरी ऐप है, इनको हम जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एपीआई। क्या कहते हैं? तो अगर आप लोग डेवलपर हो, समझ करो, आपका होता है सर मुझे एक जावा का सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें मैं पेमेंट सिस्टम डालना चाहता हूं। तो पेमेंट सिस्टम का तो काम भैया वो है, इसको हम लोग कहते हैं पेमेंट गेटवे। फोन पे वगैरह, रेजर पे वगैरह, ये सब गेटवे होते हैं। इनका कोड वगैरह हम लोग नहीं लिखते, ये सब लिखा हुआ कोड होता है। हमें से भी मेथड को चलाना होता है। क्या करना होता है? हमसे भी इस मेथड को क्या करते हैं? कॉल करते हैं। तो जब मैं फोन पे को जोड़ रहा था, तो फोन पे वालों ने मुझे लंबा चौड़ा एक मैसेज भेजा है कि ये है हमारे मेथड है, ऐसे मेथड है, आप कॉल करते समय फोन नंबर जरूर भेजना। कॉल करते समय मेरे मेथड को फोन पे वाले ने बोला, कॉल करते समय आप अमाउंट जरूर भेजना, नहीं तो फिर हमारा मेथड चलेगा नहीं। तो जब मेरी ऐप के अंदर मैं उसको बुलाता हूं, फोन पे पर जाता हूं, तो मैं यहां से, आपने देखा, नोटिस किया, आप जैसी पेमेंट करते हो तो सीधा आप गूगल या फोन पे पर जाते हो, सीधा अमाउंट भरा हुआ आता है। तो इसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको अमाउंट यूजर से नहीं डलवाना है, आपको ही तय करना है, तो अमाउंट यहां से भेज देना भाई। सीधा अमाउंट भेज देता है और वहां जाकर चलता है। तो बोलो, दो चीजों को जोड़ने के लिए एपीआई होता है। फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब माध्यम है। बोलो, जावा नेटिव इंटरफेस, एपीआई है ये। जावा की एपीआई को जीनी बोलते हैं हम लोग। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा अपने लायक? अभी आपको मैं डेवलपर तो बना नहीं रहा हूं इस दिन, अभी मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वरना अदरवाइज ये जेएनआई कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, कैसे मैं एपीआई इंटीग्रेट करता हूं, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना? तो हम लोग बात यही कर रहे हैं, जिसको एपीआई पता है। आप बोलो, जावा के एपीआई को क्या कहते हैं? जीनी। तो बोलो, जावा के एपीआई को क्या कहते हैं? जीनी कहते हैं। चलो, एपीआई की फुल फॉर्म ये एग्जामों में आती दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। बोलो, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। बोलो, जीनी की फुल फॉर्म, जे का मतलब, एन का मतलब नेटिव। नेटिव मतलब ये किससे बात कर रहा है? सी और सी प्लस प्लस से। तो नेटिव मतलब होता है प्राचीन या बेसिक। नेटिव एक शब्द है नेटिव, इसका मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? या इसका मतलब होता है बेस, कि हम लोग कहां से उत्पत्ति हुए हैं। अच्छा,
चांदी, जो भी है, मुझे लेकिन हिंदी कमजोर है, आप समझ गए ना। तो जो हमारा बेस है, जैसे हम लोग कहते हैं आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, तो हम में से कई लोग कहते हैं कि साहब हम लोग जयपुर से, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि हमेशा अपने गांव का नाम बताते हैं कि सर हमारा बेस तो वही है, हमारा तो वही है। तो ये जो बेस होता है, तो बेस बताइए जावा और सी प्लस प्लस में या जावा और सी में बेस लैंग्वेज कौन सी है? सी तो है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं जावा नेटिव इंटरफेस। अब यहां पर इसका काम देख लो, बहुत आसान है, बोलो JNI जावा के प्रोग्राम में, जावा प्रोग्राम को नेटिव कोड, नेटिव बोले तो नहीं, नेटिव लैंग्वेज कोड, नेटिव लैंग्वेज बोले तो सी और सी प्लस से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ताकि हमारा जावा का प्रोग्राम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम से बात करे और सी और सी प्लस का प्रोग्राम किससे बात करे? हार्डवेयर से। तो मान लीजिए आज हम लोग बना रहे हैं एक म्यूजिक प्लेयर। क्या बना रहे हैं दोस्त? अब म्यूजिक प्लेयर जो हम लोग बना रहे हैं दोस्तों, ये जावा में बना रहे हैं। म्यूजिक प्लेयर को चाहिए स्पीकर। क्या चाहिए? चलो ओवेस आपका हो गया या बाकी है? किस किस का हो गया है? सिर्फ वही लोग आंसर बोलेंगे। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? नहीं नहीं, यूटिलिटी तो होता ही नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? बोलो। दुनिया में सभी हार्डवेयर को चलाने के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर होगा जिसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर। दुनिया में जितने भी हार्डवेयर है उनको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर जरूर होगा, और वो जो सॉफ्टवेयर जो इस विशेष हार्डवेयर को चलाता है उसको क्या कहते हैं? बोलो। स्पीकर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? साउंड कार्ड नहीं, साउंड ड्राइवर। क्या क्या कभी किसी सुना साउंड ड्राइवर? चलो मान लो ये प्रिंटर है। क्या दोस्तों? तो प्रिंटर के साथ में क्या प्रिंटर लाते कनेक्ट करते जुड़ जाएगा, या प्रिंटर का सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा? उसे कहते हैं प्रिंटर ड्राइवर। क्या कहते हैं? जैसे कि मेरे पास में ब्रदर कंपनी का प्रिंटर है, ठीक है, और जो ब्रदर कंपनी का प्रिंटर है, जब मैं वो प्रिंटर लाया था तो प्रिंटर निकाला, तार डाला प्रिंटर में, एक डाला लैपटॉप में, कमांड दिया, एरर आ गई। क्या आ गई? और यहां से ऊपर इतना महंगा प्रिंटर लाया और चल नहीं रहा है। बाद में मुझे याद आया कि प्रिंटर तब तक नहीं चलेगा जब तक उसका क्या ना डाल दो। तो मैं उसकी वेबसाइट पर गया, ड्राइवर को डाउनलोड किया, अब मेरे लैपटॉप में उसका ड्राइवर आ गया और ये हार्डवेयर चलाएगा। ठीक है ना? तो बोलो कोई भी हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? डिवाइस ड्राइवर। और डिवाइस ड्राइवर क्योंकि ये हार्डवेयर चलाता है, तो आप मुझे सिंपली बता दो डिवाइस ड्राइवर किस भाषा से बनता होगा? सी और सी प्लस प्लस। जावा के प्रोग्राम को अगर ये हार्डवेयर काम लेना है तो जावा का प्रोग्राम किससे बात करेगा? सी और सी प्लस प्लस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मुझे फर्क नहीं पड़ता आगे क्या है, बस मुझे ये फर्क पड़ रहा है कि मुझे जावा के प्रोग्राम को कभी सी और सी प्लस प्लस में काम करने की जरूरत पड़ गई, दोनों को कनेक्ट करने की, तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? जीनी का। ठीक है? अब जब हम लोग जीनी का यूज करते हैं तो जीनी सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग है। क्या है? कॉलिंग है। जैसे कि मैंने लिख दिया हाई फंक्शन। क्या लिख दिया? और हाई फंक्शन यहां बना हुआ है, हाई फंक्शन यहां बना हुआ है, तो यह कहलाता है नेटिव लाइब्रेरी। क्या कहलाता है? यह है जीनी कॉलिंग। क्या है? यह जो लाइब्रेरी ये जहां पर रखेंगे उससे क्या कहते हैं हम लोग? नेटिव मेथड स्टैक। बोलो यहां पर नेटिव मेथड बोले तो सी प्लस प्लस के कोड मेथड को रखा जाता है ताकि जीनी उनको यूज कर सके। अपने इस वाले में कनेक्ट नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में पक्का अपना लैपटॉप लाऊंगा और शायद यहां पर कनेक्ट नहीं होगा, वैसे नीचे वाली क्लास में होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मान लो मैं अपनी बैग की बात करता हूं क्योंकि वो ज्यादा से आपको समझ में आएगी।
अपनी ऐप में है कि जो बंदा पेमेंट करेगा तो उसका ऑटोमेटिक बिल बनेगा। क्या बनेगा? ऑटोमेटिक बिल बनेगा, फिक्स है ये। बिल कैसे बनेगा? आपकी जो प्रोफाइल है उसमें एक पीडीएफ आ जाएगी जिसमें आपका नाम लिखा होगा, अपना नाम लिखा होगा, कोर्स लिखा होगा, फीस लिखी होगी, सब कुछ है। अब आप लोग एज ए डेवलपर मुझसे पूछो, सर ये आपने ये जो पीडीएफ दी है हमें जिसमें बिल है वो पूरा पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ कैसे बनाते हैं? तो दोस्त मैंने पीडीएफ कभी बनाई नहीं। मैंने क्या किया है, हमारे पास जावा के अंदर एक लाइब्रेरी है जो पीडीएफ बनाती है ना? उस लाइब्रेरी को मैं अपने कोड में ले आया और उसके मेथड को कॉल किया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हैश इंक्लूड str.h सुना आपने? और एंड्रॉइड में हम लोग लिखते हैं इंप्लीमेंट। क्या लिखते हैं? तो जैसे आप हैश इंक्लूड करते हो str.h, तो str.h आ गई तो इसका मेथड चला लो। वैसे ही मैंने वहां से क्या किया है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया, मतलब उसकी लाइब्रेरी डाल दी, इंक्लूड कर लिया और उसके मेथड को कॉल कर लिया। तो वो लाइब्रेरी मुझे जहां रखूंगा उस वाली जगह का नाम क्या है? नेटिव मेमोरी स्टैक। क्या मेरे बात ही समझ में आ गई? चलिए अब पूरी कहानी वापस समझते हैं और आप लोग कुछ क्वेश्चन के आंसर देना, ठीक है? बस यहीं से समझते हैं। चलो अब आपकी टर्न है दोस्तों। दिक्कत है, मैं जानता हूं कुछ दोस्तों को दिक्कत जरूर आएगी क्योंकि यह है ही ऐसा टॉपिक, ठीक है? पर है तो मजबूरी पढ़ना पड़ेगा। पहले बताइए जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा। चलिए देखते हैं कि आप कितने आंसर दे पाते हैं। आपको क्वेश्चन का मैं बता देता हूं कि कैसे बनते हैं क्वेश्चन। करें मेहनत एक बार, ठीक है? हम लोग बात करेंगे चैट जीपीटी की। किसकी बात करेंगे? ये ताकि कुछ क्वेश्चन सजेस्ट कर सके हमें, ठीक है? बोलो एमसीक्यू ऑन जेवीएम, ठीक है, विथ आउट आंसर। कुछ बनवा के देख ले इससे क्वेश्चन। हालांकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चन बनाना क्योंकि इनकी भाषा बहुत ही बेकार होगी, बहुत ही सिंपल होती है। बेकार मतलब सिंपल। चलो करके देखते हैं इसको। पहले यहां से तो ढक्कनों को बंद करो। हिंदी में? जी, अरे वाह, ये हुई ना बात। बोलो मेक देम बाइलिंगुअल, इंग्लिश प्लस हिंदी। अब ठीक लग रहा है? चलो देखो चाइनीज भी आ गए। होता है, गड़बड़ होती है। पहला है जेवीएम का मुख्य काम है, पहला कह रहा है कंपाइल जावा कोड इनटू मशीन कोड, एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड, कन्वर्ट जावा कोड टू सी प्लस प्लस, मैनेज जावा सिंटेक्स। जेवीएम का काम क्या है? एबीसीडी बोलो। क्या जेवीएम कभी जावा कंपाइल करता है? कंपाइल तो जावा कंपाइल करता है, जेवीएम क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट क्या करता है? नहीं, जेवीएम क्या करता है? चलो क्या आपको ये समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेवीएम का कौन सा घटक क्लास फाइल को लोड करने की जिम्मेदार है? क्या आप लोग समझ में आ गए? ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, पर ये इस भाषा से नहीं आएंगे। क्वेश्चन बड़ा घुमा कर देते हैं लोग, पर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो इस टॉपिक पर। ये सारे क्वेश्चन है ताकि आपका परफेक्शन आ जाए, ठीक है? क्वेश्चन यही बनते हैं। जेवीएम में कौन सा मेमोरी क्षेत्र क्लास स्ट्रक्चर को स्टोर करता है? क्या है? आप आंसर दे पाओगे इन क्वेश्चन से तो टॉपिक आपके समझ में आ गया। चले, और ये कराते रहेंगे तो फिर सिलेबस खत्म कब करूंगा मैं? मतलब मैंने ये एक्चुअली में एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, पर ये चैट जीपीटी करता क्या है? चैट जीपीटी आपको वो टॉपिक पर क्या क्या क्वेश्चन संभावित है वो सारे बना देता है। पर ये क्वेश्चन कभी भी आप मत करना, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है। आप लोग पकड़ लोगे और हाथ हो रहे हैं।
लेकिन जब आप लोग कोई एनलिट के पेपर देखते हो या इसरो के या केवीएस के पेपर देखते हो तो क्वेश्चन की भाषा बहुत घुमा कर दी जाती है, दिक्कत वो है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरे हर स्टूडेंट को यहां जब तक बैठता है सबको समझ में आता है, लेकिन घर जाकर जब क्वेश्चन करते हो तो होता नहीं है। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन ये है कि वो घर जाकर जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। और यहां पर अगर समझ में आ जाता है तो अच्छा, और नहीं समझ में आ जाता तो आप लोग हमेशा, मैं कहता हूं, मुझसे पूछिए, ठीक है ना। ये कभी मत बोलो कि जावा समझ में नहीं आ रही। आप ये बोलो सर जावा समझ नहीं, आप मुझे समझाओ, मैं समझाऊंगा। पर आप बाहर जाकर दूध वाले को बोल के आ रहे हो, चाय वाले को, यार जावा समझ में नहीं आ रही, और वो क्या करेगा? अगर किसी को बोल नहीं है कि जावा समझ में नहीं आ रही तो सबसे पहले किसको बोलोगे? ताकि मैं उसमें दो काम और करूं, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिखा दूं। अगला बताइए दोस्त, गार्बेज। आप लोग समझ गए भाई? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ये सब क्वेश्चन है, लेकिन बस लैंग्वेज चेंज करके हम लोग आपको देते रहेंगे। चलो लिखना शुरू करो, बाकी कल लिखा हुआ होगा, यहां से लिखना शुरू करो। और भी कोई डाउट लगे तो तुरंत पूछ लो। है असेंबलर इसमें नहीं होता, होता तो है, कन्वर्ट करता है, और असेंबली कोड को चलाने की जिम्मेदारी कंप्यूटर की। क्या सबने लिख लिया? पड़ोसी ने लिख लिया ना? देख लो साक्षी। और कोई इसमें कुछ पूछ रहे हैं? बस ये याद रखना, कमरा कौन सा है? मेथड। और इसमें क्या क्या रखेंगे? मेथड रख दो और क्लास का आइटम रख दो, बस दो चीजें रखनी है, मेथड और क्लास के आइटम्स। अब क्लास के आइटम क्या क्या हो सकते हैं? क्लास का मेथड भी हो सकता है, क्लास का डाटा भी हो सकता है, और मेथड तो आएंगे आएंगे, मेथड सारे आएंगे, क्लास की चीजें आ जाएगी। हीप मेमोरी में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत मायने रखता है कि हीप एक मेमोरी का नाम है और इसमें ऑब्जेक्ट रखा जाता है। मेनली ऑब्जेक्ट के लिए पूछेगा वो, हटा लू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डाटा। स्टैक,
चलिए अगला लिखिए नेटिव मेथड स्टैक। अच्छा पीछे बाकी स्टैक है। चलिए जितने दोस्त ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे हैं, कुछ क्वेश्चंस है क्योंकि इसको हमें परफेक्ट करना है, टॉपिक को बड़े लेवल का टॉपिक है। अब अगली क्लास में सिर्फ कोड ही कोड है, फिर तो आसान है। जावा सिंपल है, इसका मतलब जावा के कोड सिंपल है, ठीक है ना। चलिए नेटिव मेथड में क्या रखे जाते हैं, सब नेटिव मेथड ही रखा जाता है, नाम से ही पता है। नेटिव मेथड का मतलब है सब सी प्लस का कोड अगर कहीं चाहिए मुझे, जिनी को चाहिए तो जिनी यहां पर रखेगा, फिर जिनी काम करेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं कोई कमी रखना नहीं चाहता मेरे टॉपिक में, थोड़ी सी आपको भी करनी है, ठीक है ना। अगर आप फोन चलाओगे बातें करोगे तो ये टॉपिक आपकी तरफ से मजबूत नहीं होगा। आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो कि सर वापस समझा दो, मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। ये टॉपिक बड़ा कहता हूं ना इंपॉर्टेंट माना गया है, इसलिए इसकी मजबूरी है करने की। हाँ हॉट कोड कैसे है, वो तो बाइट कोड वेरीफाई से पता चल जाएगा। जब वेरीफाई करता है ना वो हर चीज पता चल लगाता है कि कौन सा कितना एक्सेस कर सकता है, वहीं से फाइनल हो गया। जो गेट कीपर है जो वेरीफाई करता है वो ही आपको बता देगा देखकर कि उसके लिए कितनी साइज चाहिए होगी। एरर लगभग 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 सारी एरर बाइट कोड वेरीफाई ही दे देता है। कंपाइल के समय कोई एरर आ गई तो आ गई, और नहीं तो फिर बाइट कोड वेरीफाई देता है, बाकी कोई एरर देता नहीं है। हटा लू, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिट कंपाइलर। वापस करना है, बोलो। जावा के बाइट कोड को इंटरप्रेटर चलाता है, लाइन बाय लाइन चलाता है। मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। जावा के बाइट कोड को इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलाता है। पर मजे की बात तो क्या है कि इंटरप्रेटर सब कुछ नहीं चलाता। जब जब कोड हैवी आ गया तो सारी जिम्मेदारी किसको दे दी जाती है, जिट कंपाइलर। और जिट कंपाइलर उसको नेटिव कोड में बदलेगा, बोले तो असेंबली कोड, और सीधा सीपीयू को दे देगा।
नेटिव कोड की जगह मशीन कोड भी लिख सकते हो आप लोग। असेंबली कोड को मशीन कोड भी कहते हैं हम लोग। तो असेंबली कोड, नेटिव कोड या मशीन कोड, कहीं कहीं आपको मशीन कोड पढ़ने को मिलेगा दोस्त। रुक जाओ। हाँ जी, असेंबली कोड जो, हाँ असेंबली कोड जो है सही है, असेंबलर चलाता है। नहीं आप वापस बोलो, पूछ क्या रहे हो? हाँ असेंबली कोड में कन्वर्ट कर दिया, असेंबली कोड में कन्वर्ट कर दिया। असेंबलर भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये एक तरह का असेंबलर ही है। तो ये सीधा असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा, और असेंबली कोड को कौन चलाएगा? सीपीयू चलाएगा। नहीं रुक जाओ, क्या सबने लिख लिया? ये है आपका जी, ये तो बड़ा आसान है समझना। जावा प्रोग्राम सी प्लस प्लस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करे कैसे क्या? अरे वो तो बात की बात है, कुछ भी आ रही, वो तो हम लोग बहुत बाद में जाकर चेक करेंगे कि कैसे करते कैसा ये बात, लेकिन कौन करेगा ये मैंने अभी आपको बता दिया है। प्री प्रोसेसर जावा में नहीं होता है, याद रखिएगा दोस्त। अगर मैंने प्री प्रोसेसर का नाम नहीं लिया है, उसका कारण है कि प्री प्रोसेसर नहीं है। सी में मैं नाम जरूर लेता हूं, सी प्लस प्लस में जरूर लेता हूं, वहां होता है। और लास्ट है JNI, जीनी। ये वो जादू की छड़ी है, जब जावा के प्रोग्राम किसी सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम से बातचीत करेंगे। गार्बेज कलेक्टर, यह अनयूज ऑब्जेक्ट, जो काम के ऑब्जेक्ट नहीं है, जो गार्बेज है, कचरा है, जिसका यूज नहीं है, उसको ये हटाता है ताकि मेमोरी खाली रहे, और जितनी खाली रहेगी उतना तेज चलेगा। चैट जीपीटी का आप लोग पढ़ाई में यूज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन चैट जीपीटी के बारे में ध्यान रखिएगा। चैट जीपीटी केवल एक ही चीज में हेल्प करता है कि किस टॉपिक पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज पर भरोसा मत रखिएगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ही आसान होती है। चैट जीपीटी इतना तो बता देता है कि ये टॉपिक है और इस पर ये क्वेश्चन बनते हैं। इतनी सी हेल्प मिल जाए आपको कि सब ये टॉपिक और इस पर ये क्वेश्चन बनते हैं, हो गया काम फिर। जावा के अंदर एपीआई मतलब एक चीज होती है, अगर जो लोग एपीआई को जानते हैं तो एपीआई के थ्रू समझिएगा कि जावा के एपीआई को जीनी कहते हैं, और जिनको एपीआई नहीं पता कि एपीआई क्या है, वो सबसे लास्ट वाली लाइन को ध्यान में सुनना। जीनी जावा के प्रोग्राम को नेटिव कोड से जोड़ता है, इसी को एपीआई कहते हैं हम लोग। जिसको एपीआई जानते हो वो ऊपर की पहली लाइन पढ़ लेना, और जिसको एपीआई के बारे में रत्ती भर नहीं पता वो लास्ट वाली लाइन पर ध्यान देना, बस उसका काम हो गया। और एक लाइन का एग्जाम्पल जिसमें स्टार लगा रखा है, ये एग्जाम में बहुत बार आई है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। कई बार इसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी लिखते हैं, प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। चले अब कुछ क्वेश्चन के आंसर दोगे दोस्त? पहले कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लो, किसी भी दोस्त को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूं, पूछ लूं मैं? जेवीएम में कौन सा मेमोरी एरिया है? चलो बोलो, सारे थ्रेड, अभी ये मल्टी थ्रेडिंग समझाया नहीं है, बोलो सारे थ्रेड स्टैक को यूज करते हैं। आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा?
क्योंकि आज समय थोड़ा खत्म हो गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेडिंग कैसे हो। थ्रेडिंग का मतलब है मल्टीपल काम। बोलो, हर थ्रेड के लिए अलग से स्टैक बनता है। ठीक है, हाँ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। जेवीएम में जिट का पूरा नाम क्या है? जस्ट इन टाइम। कौन सा कंपोनेंट बाइट कोड की सहीता की जांच करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेवीएम का कौन सा मेमोरी एरिया है जो ऑब्जेक्ट और इंस्टेंट वेरिएबल को स्टोर करता है? हीप। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, इसको तो कभी भूलना ही मत कि ऑब्जेक्ट या उसका डाटा, ऑब्जेक्ट डाटा जिसको इंस्टेंट वेरिएबल भी कहते हैं, वो कहां जाता है? हीप में। जेवीएम किस प्रकार के कोड को चलाता है? कौन सा हिस्सा नहीं है? कंपाइलर नाम का कोई हमारे पास रूम नहीं है मेमोरी में। क्या यहां तक ठीक है ना? क्या ये सारे क्वेश्चंस हो गए? बस इनकी भाषा हम लोग कॉम्प्लिकेट करके आपको एग्जामों में देते हैं, बस खेल यही है। पर आपको पता चल गया कि साहब यही चीजें पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। डायग्राम नहीं, अभी ये थोड़ा सा बाकी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि जेवीएम मशीन डिपेंडेंट होता है। क्यों होता है वो डिस्कस करेंगे। एक पीसी रजिस्टर होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। अभी बाकी है, उसके बाद में पूरा प्रोग्राम। चलो, आज की क्लास को यही समाप्त कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।